हाय गाइज, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरुला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग पढ़ रहे थे और हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था और फिर रिस्क असेसमेंट पढ़ा था। अब हम डेटा रिकवरी पढ़ेंगे, इसके बाद हम सिस्टम रिकवरी पढ़ेंगे। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अब जो चैप्टर पढ़ेंगे वो डेटा रिकवरी पढ़ेंगे। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि डेटा आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। डेटा क्यों इंपॉर्टेंट होता जा रहा है? डेटा इसलिए इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि कई ऑर्गेनाइजेशन तो डेटा बेस्ड ही हो रहे हैं, प्योर डेटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बन जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फेसबुक है, वो प्योर डेटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। गूगल है, वो डेटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। बैंक्स है, काफ़ी हद तक वो डेटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। तो कई ऑर्गेनाइजेशंस प्योरली डेटा बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनते जा रहे हैं और बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी डेटा क्रिटिकल होता जा रहा है और ये क्रिटिकलिटी बढ़ती चली जा रही है। आखिर सवाल पैदा होता है कि क्रिटिकलिटी क्यों बढ़ रही है? उसका एक सिंपल सा रीज़न है कि जो ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया है और रोबोटिक्स स्टार्ट हो गई है। तो जहाँ पर ऑटोमेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर मैनुअल लेबर की ज़रूरत कम से कम होती चली जाती है, क्योंकि मैनुअल लेबर उतना रिलायबल नहीं होता है। जैसे ही आप सिस्टम को ऑटोमेट कर देते हो, कंप्लीट स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम हो जाता है। तो जहाँ जहाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस आती जा रही है वहाँ पर आदमी हटा दिया जा रहा है और वहाँ ऑटोमेशन को लाया जा रहा है। अब ऑटोमेशन लाने के पर क्या हो रहा है कि ऑटोमेशन जो है, और जब सिस्टम ऑटोमेट हो जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ सेंसर्स लगा दिए जाते हैं उसमें, और सेंसर्स कंटिन्यूस स्ट्रीम ऑफ डेटा देते रहते हैं, जिससे कि एक पर्टिकुलर ऑपरेटर या दो चार पर्टिकुलर ऑपरेटर्स उस डेटा स्ट्रीम को देखते रहें और उससे डिसीजन लेते रहें। तो कंपनी क्या है, पहले आदमी पर डिपेंडेंट होती थी। आदमी बात करता था और डेटा उसके दिमाग में रहता था, लेकिन अब आदमी गायब हो गया है। सिस्टम सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर रहा है, वहाँ पर डेटा है और ये डेटा जो है ऑपरेटर के पास जा रहा है। अगर मान लिया सपोज वो कॉन्स्टेंटली उस डेटा को देख रहा है, तो कई कंपनी में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया और कई कंपनी में तो डेटा बेस्ड ही कंपनी है। जैसे फेसबुक का नाम मैंने बोला, वो केवल डेटा, वहाँ डेटा ही इंपॉर्टेंट है। अगर डेटा उड़ गया तो प्रॉब्लम हो गया। म्यूज़िक वेबसाइट्स हैं, वहाँ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेटा इंपॉर्टेंट होता चला जा रहा है। मतलब कल की डेट में ये बोला जा रहा है कि मैसिव ऑटोमेशन होने वाला है। अगले 20, 25, 30 सालों में मैसिव ऑटोमेशन होने वाला है। तो मैसिव ऑटोमेशन यानी कि जापान जैसी कंट्री में कई कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पर मालूम पड़ा बहुत बड़ी फैक्ट्री है, काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी है, लेकिन वहाँ 10 आदमी काम करते हैं। और वो 10 आदमी क्या करते हैं, वो सारा काम रोबोट्स करते हैं। फैक्ट्री फ्लोर में रोबोट्स होते हैं और वो रोबोट्स जो हैं बेसिकली डेटा भेजते रहते हैं और ये डेटा पहुंचता रहता है और 10-12 जो बंदे हैं उस कंपनी में उस डेटा को एनालाइज करते रहते हैं। तो बेसिकली हम मैनुअल लेबर से ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं। ऑटोमेशन डेटा पैदा कर रहा है। ऑटोमेशन एफिशिएंट ऑटोमेशन के लिए एफिशिएंट सेंसर सिस्टम्स भी लगे होने चाहिए, और एफिशिएंट सेंसर सिस्टम्स हैं तो आपका डेटा जनरेट हो रहा है। और फॉर एग्जांपल, जैसे थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल दें, पहले क्या होता था, जैसे फॉर एग्जांपल मारुति जैसी कंपनी, वो कार बना रही है। अब जैसे जैसे कार शॉप फ्लोर से निकलती चली जाती है, वैसे वैसे उसकी इन्वेंट्री का लेवल कम होता जाता है। तो यानी कांस्टेंट स्ट्रीम ऑफ डेटा आता जा रहा है और फिर अचानक कंप्यूटर बताता है कि भाई रीऑर्डर लेवल पर इन्वेंट्री आ गई है, मतलब उतने पीसेस रह गए हैं जितना जब अब रीऑर्डर लेवल पर आ गया है, तो आप रीऑर्डर कर दीजिए। आपने बटन दबाया और वो रीऑर्डर हो गया। ये सारा डेटा का खेल है। पहले क्या होता था कि एक आपका वेयरहाउस होता था, उसमें बहुत सारी यूनिट्स पड़े होते थे, पता नहीं होता था कितने यूनिट्स बाहर निकले। उसके लिए एक मैनुअल, एक सेपरेट ह्यूमन बीइंग आदमी वहाँ पर होता था और वो क्या वो जो है रिकॉर्ड्स देख रहा होता था और फिर वो अपने थॉट प्रोसेस के अनुसार, अपनी एक्सपीरियंस के अनुसार रीऑर्डर करता था, सामान को रीऑर्डर करता था। कभी उसमें गलती होती थी, कभी सही होती थी, उसको एक्सपीरियंस की बड़ी ज़रूरत होती, वहाँ पर एक्सपीरियंस्ड आदमी की बड़ी ज़रूरत होती थी। लेकिन अब हमने क्या किया, उसको ऑटोमेट कर लिया, आदमी हट गया। अब रीऑर्डर लेवल अपने आप डिटरमाइन हो जाता है। तो सेंसर्स को पता चल जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर रीऑर्डर लेवल है, और इन्वेंट्री जैसे जैसे निकल रही होती है वैसे वैसे पता चल रहा होता है।
और सिस्टम जैसे जैसे सामान आता है वैसे वैसे सिस्टम को पता चल जाता है इतना सामान और आ गया है। तो बेसिकली क्या है, आज की डेट आज का दिन जो है डेटा का दिन है। आज का ज़माना जो डेटा का ज़माना है, तो डेटा की रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई ऑर्गेनाइजेशन तो ये हैं डेटा बेस्ड ही हैं। तो हमारी स्टडी सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो द इंफॉर्मेशन एसेट है, और उसमें हमारी स्टडी डेटा रिकवरी के बारे में बताती है। वो बताती है कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा और उसकी स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। कई बार तो वो ये बताती है कि प्रोसेसर और नेटवर्क से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक डेटा और स्टोरेज कई तरीके के आ गए हैं। कई जगह पर आपके अरेज, डिस्क अरेज होते हैं, और कई जगह पर क्या होते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स होते हैं, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो उन स्टोरेज में डेटा को स्टोर किया जाता है। तो कई बार आप इंफॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं और इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैसे रखा जाएगा और उसका कैसा स्टोरेज होगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और कई कंपनी तो क्या है, सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम डिप्लॉय करना स्टार्ट कर दिया। सेंट्रलाइज स्टोरेज सिस्टम का मतलब ये एक सेंट्रलाइज डेटाबेस होगा, हर डेटा वहाँ पर जा रहा है, जिससे रिडंडेंसी नहीं होगी, रिडंडेंसी कम से कम होगी। हाँ, कहीं वो उस सेंट्रलाइज स्टोरेज के साथ प्रॉब्लम होगी तो एक बैकअप सिस्टम से होगा, जहाँ पर डेटा बैकअप रखा जाएगा। तो कई कंपनी क्या है, स्टैंड अलोन स्टोरेज डिस्क अरेज क्रिएट कर रही हैं बैकअप्स वगैरह के लिए। डिस्क अरे ऑफ डिस्क, बहुत सारी डिस्क है, डिस्क की अरे है, बहुत सारी डिस्क हैं, और वो स्टैंड अलोन स्टोरेज है, यानी कि उसमें नेटवर्क के थ्रू आप एक्सेस नहीं कर सकते कहीं। और उससे क्या होता है कि सिक्योरिटी, उन बैकअप्स में सिक्योरिटी रहती है। पर कई दूसरे टाइप के स्टोरेज हैं, जैसे स्टोरेज एरिया नेटवर्क्स हैं, या ये सेंट्रलाइज्ड रिपोजिटरी रहती है, और ये जो है हाई स्पीड नेटवर्क्स के साथ जुड़े रहते हैं। मतलब जब भी आपको डेटा स्टोर करना है, हाई स्पीड नेटवर्क के साथ इनमें स्टोर करेंगे, और अगर मान लिया सपोज कोई डिज़ास्टर हो गया तो और आपको इनसे डेटा चाहिए, तो हाई स्पीड स्टोरेज है, वहाँ से डेटा आपके सिस्टम में आ जाएगा। एक बार आपने मेन डेटाबेस को अप एंड रनिंग कर दिया, मान लिया आपका मेन डेटाबेस स्टोरेज है वो क्रैश कर गया, या कोई प्रॉब्लम आ गई, या फायर हो गई, या कुछ हो गया, आपने दूसरा सिस्टम लेकर आए, उसको लगाया, अब और उसको हाई स्पीड नेटवर्क स्टोरेज के साथ ज्वाइन कर लिया, तो डेटा जो बैकअप डेटाबेस है उसका डेटा यहाँ पर सीमलेसली ट्रांसफ़र हो जाएगा। सीमलेसली मतलब बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी देरी के, और सिस्टम अप एंड रनिंग हो जाएगा। तो उसके बाद हमारी स्टडी कहती है कि कई बिजनेसेस जो हैं वहाँ पर बिज़नेस कंटिन्यूटी का मतलब ही एक सिंपल सी चीज़ होती है कि कितनी देर में आप डेटा रिकवर कर रहे हो। अगर कोई डिस्ट्रप्शन हो गया, मान लिया सपोज कोई कंपनी में डिस्ट्रप्शन हो गया, डेटा डिस्ट्रप्शन हो गया, तो आप कितनी जल्दी डेटा का लिंक रीएस्टेब्लिश कर लेते हो, ये BCP है कई कंपनीज़ में। फॉर एग्जांपल बैंक्स हैं, बैंक्स में क्या है कि अगर मान लिया सपोज आपका सेंट्रलाइज डेटाबेस डाउन हो गया, तो आप कितनी जल्दी उसे अप एंड रनिंग कर सकते हो, क्योंकि ATMs उसके साथ जुड़े हुए हैं। आप बैंक में गए, आपके बैंक में 1 लाख रुपया है सपोज, तो जब तक सिस्टम ATM को बताएगा नहीं कि 1 लाख रुपया है और इसको पैसा निकालने दो, 40,000 50,000 या जो भी पैसा निकालने दो, किसी के अकाउंट में 10,000 है, अब वो 40,000 की लिमिट है, 40,000 निकाल रहा है, तो वो तब तक पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक कि ATM डेटाबेस, सेंट्रलाइज डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट नहीं कर लेता है। क्योंकि हो सकता है आप ने आधे घंटे पहले शहर के बाहर किसी दूसरे ATM से पैसा निकाल लिया हो, तो वो सेंट्रलाइज डेटाबेस अप एंड रनिंग होना चाहिए, और सेंट्रलाइज डेटाबेस अप एंड रनिंग नहीं है तो फिर प्रॉब्लम है। यही चीज़ हमारा स्टडी बताती है। तो हमारी स्टडी जो है सबसे पहले तो ये बताती है कि कई कंपनीज़ का सिंपल प्रिंसिपल ये है कि आप बिजनेस कंटिन्यूटी का सिंपल प्रिंसिपल ये है कि आप डेटा के एक्सेस का टाइम रिड्यूस करें। और फिर वो ये बोलती है कि कई जगह तो ये होता है कि क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपकी इसी से मेजर की जाती है कि आप डेटा को
कितनी जल्दी डेटा से के साथ कितनी जल्दी लिंक रीएस्टेब्लिश कर पाते हैं। और अगर आप टाइम लगाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल बैंक में है, वहाँ पर अगर आपने टाइम लग गया डेटा के साथ लिंक रीएस्टेब्लिश करने में, तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। कई बार क्या होता है, बिजनेस कंप्लीटली फेल हो जाता है, कई बार क्या होता है, डिजास्टर्स रिजल्ट हो जाते हैं, कई बार कंपनी की रेपुटेशन डाउन हो जाती है। आईटी के स्टैंड पॉइंट से अगर देखा जाए तो बेसिकली आपका गोल पीसीपी का ये है कि डेटा के रिट्राइवल का टाइम जितना मिनिमम हो सके उतना होना चाहिए। और जब भी बिजनेस में कहीं डिस्ट्रप्शन आए तो सबसे पहला काम हमारा ये होना चाहिए कि डेटा की रिकवरी सबसे इम्पोर्टेंट काम होना चाहिए। प्रोसेसर हम बाद में रिकवर कर सकते हैं, नेटवर्क्स हम बाद में रिकवर कर सकते हैं, कम्युनिकेशन लाइंस हम बाद में रिकवर कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले रिकवरी ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है। और क्यों रिकवरी ऑफ डेटा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि डेटा के बिना प्रोसेसर, नेटवर्क, कम्युनिकेशन लाइंस अगर सब भी अप एंड रनिंग है तो वो कोई मायने नहीं रखती है। तो डेटा को प्रोटेक्ट करना और अवेलेबिलिटी, क्योंकि हमने जगह जगह पढ़ा है कि अवेलेबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं। उसमें अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अवेलेबिलिटी एक्सेस की, जबकि एक डिज़ास्टर हो जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप डेटा रिकवर नहीं करोगे, रिकवरी नहीं हुई। आपने डेटा रिकवर कर लिया तो उसके बाद फिर आप और चीज़ें रिकवर कर सकते हो, कम्युनिकेशन लाइन रिकवर कर सकते हो, आपका प्रोसेसर को ठीक कर सकते हो, बाकी नेटवर्क को ठीक कर सकते हो, लेकिन उसमें डेटा होना बहुत ज़रूरी है। तो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द होल अगर हम इसे बोलें कि डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हमारी स्टडी डेटा क्लासिफिकेशन के बारे में कहती है। पिछली टॉपिक में जब हम रिस्क असेसमेंट पढ़ रहे थे, हमने एसेट का क्लासिफिकेशन किया 4 भागों में, क्योंकि डेटा भी एक इंफॉर्मेशन एसेट है, उसी तरीके से उसे क्लासिफाई किया जाएगा 4 भाग में। तो ये 4 क्लासिफिकेशन है, क्रिटिकल, वाइटल और सेंसिटिव, उसके बाद नॉन क्रिटिकल। इसी तरीके से हमने रिस्क असेसमेंट में एसेट का क्लासिफिकेशन किया था। तो हमारी स्टडी ये बोलती है कि अगर मान लिया सपोज आपका इफेक्टिव डेटा रिकवरी प्लान बना रहे हैं, या एक ऐसा डेटा रिकवरी प्लान जिसे हम ये बोलें कि वो इफेक्टिव डेटा रिकवरी प्लान है। और डेटा रिकवरी प्लान तभी इफेक्टिव होगा जब वो राइट डेटा को आइडेंटिफाई करेगा और उसको लॉस से सेफगार्ड करेगा। अब राइट डेटा क्या है? राइट डेटा का मतलब ये है कि वो डेटा जो क्रिटिकल डेटा है, मतलब अगर कोई सिस्टम फेलियर हो गया और तो आप क्या करोगे, आप कहते हो कि ये पर्टिकुलर डेटा को तो पहले रिकवर कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बैंक है, बैंक में अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप ये बोलते हो कि जो व्यक्ति की डिटेल तो हम बाद में रिकवर करेंगे, पहले ये रिकवर करेंगे कि इसके बैंक अकाउंट में कितने बैलेंसेस थे और इसका नेम क्या था, इसका बैंक अकाउंट नंबर क्या था। एड्रेस वगैरह हम बाद में रिकवर करते रहेंगे। सबसे पहले ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये पर्टिकुलर डेटा सेट जो है वो हमें हेल्प करेगा कि हम बैंकिंग ऑपरेशन वापस चालू कर सकें। उसके बिना बैंकिंग ऑपरेशन चालू नहीं हो पाएंगे। तो ये राइट डेटा है, राइट डेटा की डेटा रिकवरी होनी बहुत ज़रूरी है। और जितनी जल्दी ये डेटा रिकवर हो उतनी जल्दी सिस्टम अप एंड रनिंग हो जाएगा। तो यानी कि हमें इसका मतलब क्या है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन को कांस्टेंट क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। मतलब जो डेटा प्रोटेक्शन प्लान अगर आप बना रहे हो ऑर्गेनाइजेशन का, तो आपको डेटा क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। तो अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे। क्लासिफिकेशन जो है क्रिटिकल, वाइटल, सेंसिटिव और नॉन क्रिटिकल में करेंगे। तो इसके लिए हम क्या है, ऑडिटर की हेल्प ले सकते हैं, एक्सटर्नल लोगों की हेल्प ले सकते हैं। मतलब किस डेटा को क्रिटिकल क्लासीफाई किया जाए, किसी को वाइटल किया जाए, किसको सेंसिटिव किया जाए, किसको नॉन क्रिटिकल किया जाए। नॉन क्रिटिकल डेटा वो डेटा है जो क्रिटिकल नहीं है, जो मिनिमल कॉस्ट में डुप्लीकेट किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। मतलब जो क्रिटिकल डेटा क्या है? क्रिटिकल डेटा ये है कि अगर लॉ हमें कह रही है
एक पर्टिकुलर डेटा हमें रखना है तो वो क्रिटिकल डेटा हो गया। अगर ऐसा डेटा जिसके गायब होने से बिजनेस खत्म हो जाए, जिसके गायब होने से बिजनेस डिस्टर्ब हो जाए, जिसकी नॉन अवेलेबिलिटी से बिजनेस में सीवियर प्रॉब्लम्स आ जाएं, ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स आ जाएं, उसे क्रिटिकल डेटा कहेंगे। तो ऐसा डेटा या डॉक्यूमेंटेशन, इसको हम लीगल रीज़न की वजह से हमें रिटेन करना पड़ता है, या क्रिटिकल बिजनेस प्रोसेसेस के लिए रिटेन करना पड़ता है, या मिनिमम एक्सेप्टेबल वर्किंग लेवल को मेंटेन करने के लिए रिटेन करना पड़ता है। अगर मान लिया कभी कोई डिजास्टर हो गया तो मिनिमम एक्सेप्टेबल वर्किंग लेवल के लिए कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होगा हमारा, उतनी इंफॉर्मेशन तो हमें चाहिए होगी। जैसा बैंक्स का मैंने अभी एग्जांपल दिया, तो वो डेटा क्रिटिकल डेटा है। मतलब एक तो लॉ है, लॉ अगर बोल रही है एक डेटा को आपको रखना है, या 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल, जैसे फाइनेंस डेटा 8 ईयर्स तक आपको रखना पड़ता है, तो वो क्रिटिकल है। उसके बाद दूसरा चीज़ है वाइटल का मतलब ये है कि नॉर्मल बिजनेस प्रोसेसेस में इसको रखना है, और सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट इसमें कंपनी का होता है। मतलब ये है कि अगर हमने इसे नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस प्रोसेसेस नहीं होता है। कई बार कई डेटा है, आपने देखा है कि मर्जर एंड एक्विजिशन हो रहा है, एक सीक्रेट डेटा रखा हुआ है। तो सीक्रेट डेटा अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। ये बिजनेस के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्रिटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन डाउन हुई तो बिजनेस को इंस्टेंट नुकसान होगा। जो वाइटल डेटा है उसकी रिकवरी में अगर थोड़ा टाइम लग जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वो रिकवर होना चाहिए। मतलब हम इसे ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि क्रिटिकल डेटा वो डेटा है जो लॉ ने बोल दिया है कि भाई ये क्रिटिकल है, आपको रखना है, या फिर आपके की बिजनेस प्रोसेसेस में यूज़ हो रहा है, या मिनिमम एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ वर्क के लिए यूज़ हो रहा है। लेकिन वाइटल डेटा वो है जो आपको रिस्टोर तो करना पड़ेगा, लेकिन अभी इमीडिएटली रिस्टोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मतलब कोई भी ऐसे डेटा जिस पर सब्सटेंशियल कंपनी ने पैसा लगाया है वो वाइटल डेटा हो जाएगा, क्योंकि उसकी कोई कीमत होगी जिसकी वजह से कंपनी ने सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ मनी उसमें लगाया हुआ है, या कोई सीक्रेट डेटा है। लेकिन वो डेटा रोज़मर्रा की ऑपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर उसकी रिकवरी थोड़ा देर बाद हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद सेंसिटिव डेटा आता है। सेंसिटिव डेटा नॉर्मल ऑपरेशन के लिए तो ज़रूरत होते हैं, लेकिन ऐसा है कि इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। कुछ कॉस्ट लगेगी, लेकिन इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। मतलब वो डेटा जिसे एक रीजनेबल कॉस्ट में फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, उसे सेंसिटिव डेटा कहते हैं। कई बार क्या होता है, सोर्स डेटा होता है और उससे आपने कोई रिपोर्ट्स वगैरह बना रखी होती हैं और रखी होती, तो वो रिपोर्ट्स जो हैं उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, क्योंकि रिपोर्ट्स उड़ भी जाएं तो आप सोर्स डेटा आपके पास अवेलेबल है, आप उसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। तो ऐसे डेटा को सेंसिटिव डेटा क्लासिफाई करोगे। नॉन क्रिटिकल डेटा है कि भाई मिनिमल कॉस्ट में इसको बहुत मिनिमम कॉस्ट या में आप इस डेटा को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि क्रिटिकल, वाइटल और सेंसिटिव डेटा के डुप्लीकेट्स रखें, वो नॉन क्रिटिकल हो जाते हैं। तो बेसिकली हम डेटा को डिवाइड करेंगे क्रिटिकल, वाइटल, सेंसिटिव और नॉन क्रिटिकल में। इसके अलावा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो डेटा आपने क्या है बैकअप रख रखा है और डिज़ास्टर होगी तो बैकअप अवेलेबल है, और दूसरा है टाइमली रिकवरी। कई बार क्या होता है कि डेटा आपको इंस्टेंटली अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन आपने डेटा बैकअप भी रख रखा है, अब डेटा बैकअप हो रहा है, लेकिन वो स्टैंड अलोन डेटा है और वहाँ से डेटा रिकवर करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा, तो टाइमली रिकवरी नहीं हो पाएगी। यानी डेटा होने के बावजूद भी उसकी रिकवरी टाइमली नहीं हो पाएगी।
तो टाइमली रिकवरी का मतलब ये नहीं है कि भाई आपने ऑफ साइट में डेटा रखा हुआ है और बैकअप्स रखे हुए हैं। अगर ऑफ साइट में डेटा रखा हुआ है, बैकअप्स रखे हुए हैं, लेकिन बंदा ही अवेलेबल नहीं है जो उसको वो रिकवर करे, ऑनलाइन रिकवरी अगर पॉसिबल अगर नहीं है कई जगह पर, तो वहाँ पर क्या टाइमली रिकवरी नहीं हो पाती है। तो क्रिटिकल रिकवरी टाइम पीरियड डिफाइन होना चाहिए कंपनी में। क्रिटिकल रिकवरी टाइम पीरियड का मतलब ये है कि कंपनी को वो पर्टिकुलर डेटा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा को एक्सेस करना है और उसको अप एंड रनिंग करना है उस टाइम पीरियड के अंतर्गत, क्रिटिकल रिकवरी टाइम पीरियड के अंतर्गत। मतलब आप एक क्रिटिकल टाइम पीरियड हर डेटा का बना दोगे कि ये पर्टिकुलर डेटा है, आपको उसको डिवाइड करोगे, क्रिटिकल, वाइटल, सेंसिटिव और नॉन क्रिटिकल में उसे डिवाइड करोगे और उसके बाद उसका क्रिटिकल रिकवरी टाइम पीरियड बना दोगे और उस क्रिटिकल टाइम रिकवरी टाइम पीरियड में डेटा जो है रिकवर होना चाहिए। तो इसके लिए काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स हैं, मतलब डेटा बैकअप की अलग अलग टेक्निक है, रेस्टोरेशन की अलग अलग टेक्निक है। आपको कई बार ये लगता होगा ये टाइप्स ऑफ बैकअप अगर आप देखोगे या रेस्टोरेशन टेक्निक देखोगे थोड़ा बहुत वेरिएशन है, लेकिन जब ऑपरेशनल कंडीशन में आप जाते हो तो वो वेरिएशन मायने रख जाता है। और वो इसलिए मायने रख जाता है क्योंकि क्रिटिकल रिकवरी टाइम पीरियड आपका क्या है। अगर मान लिया बैंक है, बैंक का डेटाबेस रखा हुआ है, मान लिया बैकअप है आपके पास अवेलेबल, लेकिन बैंक में रियल टाइम में डेटा अवेलेबल होना चाहिए। यानी कि अगर सिस्टम डाउन हुआ तो हो सकता है ये विद इन सेकेंड सिस्टम अप एंड रनिंग होना चाहिए, मिनट में होना चाहिए या 10 मिनट में, एक मिनिमम टाइम है जिसमें सिस्टम अप एंड रनिंग होना चाहिए। अगर उस टाइम पर बिजनेस अप एंड रनिंग नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो वहाँ पर क्रिटिकल रिकवरी टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने डेटा रखा है वो मायने रखता है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये वो डेटा विद इन क्रिटिकल रिकवरी टाइम पीरियड में अप एंड रनिंग होना चाहिए। बैकअप से डेटा अवेलेबल हो जाना चाहिए और फिर सिस्टम काम करे